वेलकम टू ASMM ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्राइवेट नेट का स्वागत है। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की। सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं थर्मोडायनिक्स टॉपिक की बात कर रहे हैं, जो SSC में 30 to 35 मार्क्स का आता है, गेट में 7 to 8 मार्क्स का आता है। ठीक है, ES गेट आपका इसरो सब में पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हम लेकर आए हैं ASMM के माध्यम से टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट। जो भी बच्चे देख रहे हैं, जो भी बच्चे गेट के हैं या ES के हैं या SSC के हैं, वो मटेरियल आपको टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि जो लोग आप देख रहे हैं, आप अपने साथ वालों को प्रमोट करिए। जो बच्चे पास आउट हो चुके हैं उनको भी हेल्प करेगा, टोटल हेल्प करेगा, क्योंकि हम फुल वीडियो लेक्चर्स दे रहे हैं प्लस मटेरियल है। हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको सारा मटेरियल मिलता रहेगा। ठीक है, इसकी हम प्रॉपर प्रैक्टिस भी रखेंगे, सारी चीजें रखेंगे। चलिए देरी ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी बेसिकली कई नाम है इसके। एक तो स्टेट फंक्शन, पॉइंट फंक्शन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल, परफेक्ट डिफरेंशियल एंड स्टेट। ठीक है, इसको बोला गया पॉइंट फंक्शन या स्टेट फंक्शन, एक ही बात है, इन दोनों का मतलब एक ही है। कभी जैसे y और x हमने देखा होगा, कोऑर्डिनेट देखे होंगे, तो हम उसको पॉइंट से डिनोट कर देते। तो पॉइंट से डिनोट करें तो वो क्या आएगा, पॉइंट फंक्शन कहलाएगा। उसकी प्रॉपर्टी x, y रहेगी उस जगह पर, या स्टेट फंक्शन। ठीक है, उसके बाद है एग्जैक्ट डिफरेंशियल। एग्जैक्ट डिफरेंशियल देखा है, जैसे डेल्टा टी लिखा हुआ है तो हम इसको T2 माइनस T1 लिख सकते हैं। कभी आप डेल्टा Q को ऐसा नहीं लिख सकते। ठीक है, Q2 माइनस Q1 कभी नहीं लिख सकते, क्योंकि ये प्रॉपर्टी नहीं है। हमेशा प्रॉपर्टी ही एग्जैक्ट डिफरेंशियल कहलाती है। ठीक है, परफेक्ट डिफरेंशियल ये भी एक ही बात है। ठीक है, एंड स्टेट। एंड स्टेट का मतलब है कि एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। ये हमेशा इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स की बात करता है, मतलब डिफरेंस की बात करता है। मतलब जैसे यहाँ पर T1 ये था, T2 ये था, तो हमने लिखा T2 माइनस T1, हमेशा एंड स्टेट फंक्शन की बात करता है। अब बात करते हैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होती क्या बेटा। जैसे मान लीजिए कि आज आपको बहुत फीवर आ गया है और आप क्लास में, तो टीचर ने आपको पकड़ लिया कि आप बेटा आपकी आज तबीयत ठीक नहीं है, तो आपकी शकल पे लिखा हुआ था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको बुखार आ रहा है, ठीक है, या आप बहुत दिनों से बीमार हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो क्या करती है, फिजिकल कंडीशन डिस्क्राइब करती है, आपकी अवस्था को बताती है। ठीक है, क्या बताती है, आपकी कंडीशन को बताती है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला है प्रॉपर्टी आर पॉइंट फंक्शन या स्टेट फंक्शन। क्या है, प्रॉपर्टी आर पॉइंट फंक्शन, हमेशा पॉइंट से डिनोट की जाएगी। ठीक है, चाहे वो P में हो, चाहे वो V में हो, चाहे X में हो, चाहे Y में हो। ठीक है, इस तरीके से डिनोट की जाएगी। प्रॉपर्टी आर इंडिपेंडेंट ऑफ पास्ट हिस्ट्री। मान लीजिए कि अगर मैं किसी सिस्टम में यहां से यहां आया, यहां से यहां आया, तो इसका मतलब है प्रॉपर्टी आर इंडिपेंडेंट ऑफ पास्ट हिस्ट्री। ये पहली बार, जैसे मान लीजिए यहां पर T1, ये P और V है, तो मैं इसको P और V है, तो ये हो गया P1, V1 में यहां आ गया, ये हो गया मेरा P2, V2। तो इसका मतलब जो प्रॉपर्टी है ये इस पर डिपेंड नहीं करेगी, मतलब पहली वाली हिस्ट्री पर डिपेंड नहीं करेगी, ये नई कंडीशन में आ गई। ठीक है, प्रॉपर्टी आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल। प्रॉपर्टी कैसी है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल। जैसे हमने एग्जांपल लिया था T2 डेल्टा T, T2 माइनस T1, ये क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। डिफाइन यूनिक वैल्यू व्हेन द सिस्टम इन पर्टिकुलर स्टेट। अब देखो यहां पर कुछ वैल्यू अलग होगी, यहां कुछ अलग होगी, तो ये क्या हो गई, हर पॉइंट पर अगर यहां आ जाएगी तो P3 V3, तो यूनिक वैल्यू हो जाएगी, हर जगह पर एक अलग अलग वैल्यू डिफाइन होगी, यानी कि नई वैल्यू आ जाएगी। ओनली डिपेंड स्टेट ऑफ द सिस्टम, डू नॉट डिपेंड ऑन पाथ या रूट। कभी भी ये ऐसे डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, ये रूट पर डिपेंड नहीं करेगी, पाथ पर डिपेंड नहीं, ये हमेशा पॉइंट्स पर डिपेंड करेगी, पॉइंट्स पर। 6 है प्रॉपर्टीज हैज बीन ऑब्टेन विदाउट रिक्वायर एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन। मतलब हम प्रॉपर्टी को घटा बढ़ा सकते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन दिए हुए। ठीक है, लेकिन हम हीट और वर्क को नहीं घटा सकते। चलिए आगे बात करेंगे इस टॉपिक पर। उसके बाद हमको दो टाइप की प्रॉपर्टी मिली, एक इंटेंसिव थी, एक एक्सटेंसिव थी। इंटेंसिव जो हिंदी में बोलते हैं, गहन बोलते हैं,
ठीक है, जो हिंदी वाले हैं थोड़ा समझ सकते हैं, सारा तो हिंदी नहीं दे रहे हैं लेकिन काफी हद तक हम हिंदी कर दे रहे हैं। ठीक है, तो हमें दो टाइप की प्रॉपर्टी मिली। ठीक है, पहली थी इंटेंसिव, जो कि इनका मतलब होता है इनडिपेंडेंट ऑफ मास, यानी कि डू नॉट डिपेंड ऑन मास, जो वैल्यू मास पर डिपेंड ना करे। इतनी बात क्लियर हुई सबको? जो मास पर डिपेंड ना करे वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाती है। एग्जाम्पल तौर पर है मेरा प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, जिसको हम आगे के से पढ़ेंगे, स्मॉल के से, विस्कोसिटी म्यू से पढ़ेंगे आगे चल के। ठीक है, अगर ये प्रॉपर्टी जैसे मान लीजिए प्रेशर है तो P1, P2, P3 डू नॉट चेंज प्रॉपर्टी, मतलब वो हर जगह एक जैसी प्रॉपर्टी रहेगी, वो कभी नहीं बदलेगी। यानी कि अगर T है, T बराबर T1 बराबर T2 बराबर T3, मतलब हर जगह टेम्परेचर, प्रेशर, जो भी मेरी प्रॉपर्टी इंटेंसिव के अंतर्गत आ रही है सबकी सब कैसी होंगी? सेम होंगी, वो चेंज नहीं होंगी, हर जगह एक जैसी वैल्यू होगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की। अब ये बात हिंदी में बोलते हैं व्यापक, व्यापक प्रॉपर्टी। अब जो एक्सटेंसिव है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन मास, मास पर डिपेंड करती है और साइज पर भी डिपेंड करती है। भैया अगर मास बॉल है तो बॉल छोटी है कि बड़ी है? तो बॉल छोटी है तो उसका मास भी होगा और उसका साइज भी होगा, तो ये दोनों पे डिपेंड करती है। ठीक है, वॉल्यूम एग्जाम्पल तौर पर लिख रहे हैं, वॉल्यूम कॉमा ऑल एनर्जी, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। ऑल एनर्जी कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सारी की सारी एनर्जी कैसी है यहां देख लेते हैं। एनर्जी mgh, हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, E बराबर mc स्क्वायर। सब में क्या आ रहा है? मास आ रहा है, और जितनी भी एनर्जी है वो डिपेंड करती हैं मास पर, और कहाँ है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आती है, वॉल्यूम, एंट्रोपी और एंथैल्पी। जैसे हमने बोला एंथैल्पी टॉपिक पढ़ा था, अगर आपकी कैपिटल H है तो ये एक्सटेंसिव में है। ठीक है, कैपिटल S ये भी एक्सटेंसिव में आएगा। चलिए आगे बात करते हैं। किसी को कोई दिक्कत आए तो बेटा पूछ लीजिएगा। अगर इसी प्रॉपर्टी में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर यूनिट मास आर कॉल्ड स्पेसिफिक प्रॉपर्टी या इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर जैसे मैंने बोला इसी को अगर मैं कैपिटल H डिवाइड बाई M कर दूं तो ये स्मॉल h हो जाएगा, यानी कि स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। और स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को क्या बोला गया है? ये स्पेसिफिक को क्या बोला गया है? इंटेंसिव बोलेंगे। अभी बताएंगे कैसे बोलते हैं। अगर ये कैपिटल S है डिवाइड बाई M कर दो तो ये हो जाएगा स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम। अब देखते हैं यहां पर, समझ लेते हैं इन चीजों को। हमारे पास दो टाइप की प्रॉपर्टी थी, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। हमने क्या किया, एक बॉक्स में सारी प्रॉपर्टी रख ली, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, मास और वॉल्यूम। हमने क्या किया, इस वीकर को बीच हिस्से से बराबर बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा ये बातें, क्योंकि ये बातें आगे चल के आपको कंपटीशन में बहुत काम आने वाली हैं, गेट वालों को तो बहुत ही काम आएंगी। ठीक है, अब ये बताइए टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अगर मेरे टेम्परेचर रूम का टेम्परेचर कोई भी वैल्यू है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, तो उस वैल्यू का टेम्परेचर पर क्या फर्क पड़े? क्या मैंने जो बॉडी दो हिस्सों में काटी थी, क्या उसका टेम्परेचर चेंज होगा? नहीं होगा, वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। अब जब प्रेशर की बात करते हैं तो P इज अ प्रोपोर्शनली T। जब टेम्परेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ा तो प्रेशर पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो P1 इज इक्वल टू P2। फिर बात करते हैं डेंसिटी फॉर वाटर की, और वाटर की डेंसिटी फॉर प्योर की जो वाटर की डेंसिटी है वो 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है। ठीक है, अगर मैं चाहे एक ग्लास में पानी लूं, चाहे एक शीशे में पानी लूं या बाल्टी पानी लूं, प्योर वाटर की बात कर रहा हूं, तो मेरी जो डेंसिटी होगी वो 1000 पर kg ही रहेगी, मतलब डेंसिटी भी मेरी चेंज नहीं होगी।
ठीक है, मास पर क्या फर्क पड़ेगा भाई, कुछ ना कुछ मास था, आधा कर दिया, यानी कि मास तो डिवाइड हो जाएगा बेटा, मास तो डिवाइड हो जाएगा। जब मास डिवाइड हो गया तो वॉल्यूम भी बेटा डिवाइड हो जाएगा, V/2 V/2। जो नहीं बदला उसको इंटेंसिव बोला गया, जो बदल गया उसको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोल दिया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। चलिए अब बात करते हैं, डेंसिटी थी m/v। भैया मास कैसा था, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वॉल्यूम भी कैसा था, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इसको क्या बोल रहे हैं हम, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ध्यान रखिएगा, टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी रेशियो ऑलवेज कॉल्ड इंटेंसिव, और जो इंटेंसिव वर्ड है वही स्पेसिफिक वर्ड है या स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। मेरी बात क्लियर हुई। पहला क्वेश्चन तो ये आया था, उसके बाद ये पूछा गया था, एसएससी ने ये पूछा कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसको सम करने पर वैल्यू वही आती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम किसको जोड़ सकते हैं, मान लीजिए मेरा टेम्परेचर यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस था, यहाँ भी 100 रहेगा तो यहाँ पर भी 100 रहेगा। अब ऐसा तो है नहीं बेटा कि हमने 100 + 100 करके 200 आएगा, क्योंकि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, चेंज तो होगी नहीं, वो हर जगह ऐसे ही 100 100 रहेगा। लेकिन एक्सटेंसिव मैंने क्या किया, m/2 + m/2, तो क्या हो गया 2m जोड़ दीजिए डिवाइड बाई 2, आ गई वही प्रॉपर्टी। ऐसे ही v/2 + v/2, तो ये हो गया 2v डिवाइड बाई 2, ये हो गया v। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, किसी को दिक्कत है तो पूछ लीजिए और बाकी नोट करिएगा। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सब लोगों ने, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा है सराउंडिंग। सराउंडिंग, सराउंडिंग का मतलब होता है कि मेरे से बाहर वैल्यू, मतलब एवरीथिंग एक्सटर्नल सिस्टम कॉल सराउंडिंग या इन्वायरमेंट। मतलब इस सिस्टम से जो बाहर है वो इन्वायरमेंट कहलाएगा। मतलब मेरे पास कोई सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम के जो बाहर है वो सारा क्या कहलाएगा, वो इन्वायरमेंट कहलाएगा। जैसे मैं कमरे में क्लास ले रहा हूं और कमरे के बाहर मेरा क्या है, इन्वायरमेंट है, या सराउंडिंग उसको बोलते हैं। एवरीथिंग एक्सटर्नल सिस्टम कॉल्ड इज सराउंडिंग या इन्वायरमेंट। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, या इसको बोलते हैं इक्वलिटी, समथिंग कुछ ना कुछ इक्वल में होगा। ठीक है, अगर मैकेनिकल, थर्मल और केमिकल ये तीनों इक्विलिब्रियम में होंगे तो क्या कहलाएगा, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कहलाएगा। फिर से सुन लीजिए, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है, जहां पर मैकेनिकल, थर्मल, केमिकल तीनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में होंगे तब वो क्या कहलाएगा, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कहलाएगा। इसमें नो चेंज एनी मैक्रो, मतलब ना तो काइनेटिक एनर्जी और ना तो पोटेंशियल एनर्जी का कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं। प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम आइसोलेट फ्रॉम इट द सराउंडिंग, ये क्या है, बाहर से आइसोलेट है, किसके साथ, इन्वायरमेंट के साथ। इन्वायरमेंट का कोई इफेक्ट इस पर नहीं है। दूसरा है नो स्पॉन्टेनियस चेंज इन मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज और इक्विलिब्रियम, मतलब अचानक से कोई चेंज नहीं होगा, सबकी सब कैसी होंगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही रहेंगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं। पहला है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम या नेट फोर्स या इक्वलिटी ऑफ प्रेशर। मान लीजिए कि जैसे मैंने बात की, या तो मेरा फोर्स जो होगा वो 0 होगा या वो टेंस टू 0 होगा। इन दोनों कंडीशन के अलावा कोई कंडीशन नहीं होगी, या तो वो बिल्कुल 0 होगा या 0 की तरफ होगा। ठीक है, नो अनबैलेंस फोर्स सिस्टम एंड सराउंडिंग, प्रेशर एट ऑल पॉइंट
सेम, डू नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऐसा नहीं है कि मेरा जो प्रेशर है वो चेंज हो जाए इनसाइड या आउटसाइड, दोनों तरफ क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। इसका कोई एग्जाम्पल है आपके लिए? सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका जो गैस सिलेंडर है ना, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बेटा। क्यों? क्योंकि जो गैस में अंदर जो प्रेशर है वो क्या हो रहा है, वो बैलेंस बना के रखा हुआ है। अब बात करते हैं सिलेंडर की, थोड़ी सी अगर बात आ गई है तो देखिए, अगर ये मेरा सिलेंडर है तो आपने देखा मैं बोल रहा हूं कि प्रेशर इक्वलिटी यानी नेट फोर्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर आपने देखा होगा कि मैंने बीच में उसको कट करके जोड़ा हुआ है, ऐसे वेल्डिंग की हुई है, सबके घरों में तो सिलेंडर है, गैस सिलेंडर, तो बीच में देखिएगा उसके सर्कल में वेल्डिंग की हुई है। ऐसा हमने क्यों किया? ऐसा इसलिए किया बेटा कि अगर मैं सिलेंडर ऐसा भी तो बना सकता था, सीमलेस, कोई जोड़ नहीं होना चाहिए उसके अंदर, लेकिन मैंने सिलेंडर ऐसा क्यों बनाया? मैंने सिलेंडर इसलिए बनाया क्योंकि इसमें जो स्ट्रेसेस हैं वो क्या करेंगी, वो फ्लो करेंगी, ऐसे स्ट्रेसेस क्या करेंगी, फ्लो करेंगी। लेकिन यहां पर स्ट्रेसेस का जो फ्लो होने का वो क्राइटेरिया है वो रुक जाएगा। अब जब रुक गया तो P इज इक्वल टू एफ अपॉन एरिया। ठीक है, अगर मैं एरिया को 1 बोल देता हूं, यूनिटी बोल देता हूं, P इज इक्वल टू एफ, दोनों बैलेंस में आ गए। या ऐसे समझ सकते हो, सिग्मा इज इक्वल टू एफ अपॉन एरिया। तो सिग्मा इज इक्वल टू, अगर इसको यूनिटी है तो ये एफ हो जाएगा। तो स्ट्रेसेस क्या है, इक्वल सब तरफ, तो प्रेशर भी क्या होगा, इक्वल, क्योंकि फोर्स बैलेंस में हो गया। क्योंकि स्ट्रेसेस आपकी जो फ्लो नहीं कर रही हैं तो आपका फोर्स भी फ्लो नहीं करेगा, वेरिएशन नहीं आएगा, तो प्रेशर भी आपका कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक है, सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच। दूसरा पॉइंट है थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब थर्मल का मतलब टेम्परेचर से है। थर्मल इक्विलिब्रियम, टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑल पॉइंट सेम, नो वेलोसिटी ग्रेडियंट, मतलब यहां पर टेम्परेचर या तो डेल्टा टी 0 होगा या वो डेल्टा टी टेंस टू 0 होगा, मतलब टेम्परेचर कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे होंगे। तो टेम्परेचर डू नॉट चेंज विथ टाइम, ऑल वैल्यू ऑल पॉइंट, मतलब समय के साथ डू नॉट चेंज विथ टाइम, समय के साथ आपका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए। टेम्परेचर कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच। तीसरा है केमिकल इक्विलिब्रियम या इक्वालिटी ऑफ केमिकल। ऐसा नहीं है कि आपने सिलेंडर लाके रखा और अचानक उसमें केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो गई तो ब्लास्ट कर जाएगा। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस नहीं होनी चाहिए, तो नो केमिकल रिएक्शन, ऐसा नहीं है कि इटसेल्फ हो जाए, तो नो केमिकल रिएक्शन सिस्टम एंड द केमिकल कंपोजिशन विद द सेम थ्रू द सिस्टम डू नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं होनी चाहिए। अगर तीनों में से कोई अनबैलेंस हो गया तो वो नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा और आपका जो सिलेंडर है वो ब्लास्ट कर जाएगा। ठीक है, अगर कोई पूछता है थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम का कौन सा एग्जांपल है तो गैस सिलेंडर बता दीजिएगा, बात आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, और ये तीनों बातें उसमें फुलफिल भी करती हैं। ठीक है, नोट करके देखिएगा, एनी 3 टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम या नॉट सेटिस्फाई द सिस्टम इज नॉन इक्विलिब्रियम। जो इन तीनों चीजों को फॉलो नहीं करता है वो नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन में आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है 2 टाइप्स वॉल। हमारे पास 2 टाइप की वॉल दी गई भैया, एक तो एडियाबैटिक वॉल है। एडियाबैटिक का मतलब है कि कोई भी सिस्टम है मेरे पास और मैंने उसको क्या कर रखा है, उसको इंसुलेट कर रखा है, ऐसे इंसुलेट कर दिया। अब जब मैंने इंसुलेट कर दिया तो जो अंदर की हीट है वो बाहर नहीं जाएगी और बाहर की वो अंदर नहीं आएगी। तो मतलब मैं बोल रहा हूं कि मुझे किसी चीज से लेना देना नहीं है, कुछ भी फ्लो नहीं करवाना, ना लेना है ना देना है। तो वो कौन कहता है, एडियाबैटिक वॉल। डू नॉट हीट फ्लो अलाउ, मतलब हीट को वो अलाउ नहीं करता है बाहर जाने के लिए, वो कैद करके रखता है। दूसरी वॉल है डायथर्मिक वॉल एंड मिनिमम हीट फ्लो अलाउ। ध्यान रखिएगा, 2 तरह की दीवारें थर्मोडायनेमिक्स में, एक है एडियाबैटिक, दूसरी है डायथर्मिक। ठीक है, डायथर्मिक का मतलब है कि जैसे कॉर्क होती है ना, शीशी पे लगी होती है कॉर्क, तो वो क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, बहुत हल्के से, मतलब आप अगर लिक्विड उल्टा करोगे तो ऐसा नहीं गिरेगा, बहुत स्लो बहुत समय के बाद गिरेगा। तो उसमें से क्या है, हीट हल्के हल्के फ्लो होती रही है, परमिट होती रहती है। ठीक है, तो वो कहलाती है डायथर्मिक वॉल। चलिए इतना नोट करिए, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए, इतना नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रोसेस, द प्रोसेस क्या है बेसिकली, ये बेसिकली जो प्रोसेस है, जैसे हमने प्रॉपर्टी पढ़ी,
पी और वी की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टी, एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था, ये सारे पॉइंट हमने जोड़ दिए। तो चेंज ऑफ स्टेट मतलब प्रॉपर्टी चेंज हुई, यहां से P1 V1, यहां से P2 V2, यहां से P3 V3, यहां से P4 V4, P4 V4। द चेंज ऑफ स्टेट नोन एज प्रोसेस, यानी कि प्रॉपर्टी चेंज हुई तो उसने कोई ना कोई रास्ता लिया, पाथ लिया, यानी कि उसको हमने बोला प्रोसेस। मैग्नीट्यूड डिपेंड ऑन द पाथ फंक्शन, डेल्टा क्यू या वो हीट कहलाएगा, यानी कि पाथ फंक्शन या प्रोसेस या चेंज ऑफ स्टेट नोन एज प्रोसेस, उसको क्या बोला गया था? प्रोसेस बोला गया था। कि जो मेरी प्रॉपर्टी है उन्होंने अपनी कंडीशन चेंज करना शुरू कर दी, अगर ये चेंज नहीं करेंगी तो ये पाथ जनरेट नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक साइकिल या साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, अब हमने कहा कि आप अपने घर से प्रॉपर्टी चेंज हुई, एक रास्ता ये ले लिया और आपका घर ये है और आपकी कोचिंग ये है। आप घर से कोचिंग आ रहे हैं, कुछ ना कुछ खाना खा के, कुछ ना कुछ खाना खाया, आपने एनर्जी ली। ठीक है, 2 रोटियां 4 रोटियां, तो आपने क्या लिया? मास लिया, मास के साथ वॉल्यूम भी लिया, वॉल्यूम के साथ एनर्जी भी आई, प्रॉपर्टी आ गई, यानी कि पीवीटी आ गई। अब आप घर से कोचिंग आए तो थर्मोडायनेमिक इनिशियल, अब ये क्या है? ये इनिशियल पॉइंट है, ये क्या है? इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। बाद में आप कोचिंग पढ़कर वापस घर चले गए तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक हो गया। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आर सेम, साइक्लिक चेंज द प्रॉपर्टी जीरो, यानी साइक्लिक प्रॉपर्टी, यहां साइक्लिक कर दीजिएगा और क्लोज साइकिल में चल रहा है सब बेटा, साइक्लिक प्रॉपर्टी आर जीरो। यानी कि यहां पर मान लीजिए फॉर द एग्जांपल कि अगर आप 10 जूल खाना खा के घर से चले थे, एनर्जी लेके चले थे, अब जब वापस घर पे जाओगे तो ये 10 जूल आ जाएगा, ऐसा कभी पॉसिबल है नहीं। या दूसरी भाषा में समझ सकते हैं कि आपने 1 लीटर पेट्रोल डाल के चले आप गाड़ी में। ठीक है, अब पूरा शहर घूम लिया, आप वापस आप घर गए, वापस पूरा शहर घूम लिया, वापस घर गए बाद में। अब घर जाने के बाद जैसे आपने देखा कि पेट्रोल तो आपका अगर एक्चुअल बात करें तो खत्म हो चुका होगा। ठीक है, लेकिन बात करें कि पेट्रोल आपका वापस आ जाना चाहिए, इज हाइपोथेटिकल। ठीक है, वो ऐसा कभी होगा नहीं, लेकिन प्रॉपर्टी कह रही है ऐसा होगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो प्रॉपर्टी जीरो तो वैल्यू वही होनी चाहिए, वैल्यू तो नहीं चेंज होनी चाहिए। तो बिकॉज द प्रॉपर्टी आर पॉइंट फंक्शन, साइकिल हैव इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, so they are no change of point, there is no change of property, तो प्रॉपर्टी भी चेंज नहीं चाहिए। जितना आप एनर्जी लेके चले थे वापस बाद में एनर्जी आपकी आ गई, यानी कि ये जो बात कर रहा है साइक्लिक, जो बात कर रहा है वो नो लॉस की बात कर रहा है। और ऐसा तो है नहीं बेटा कि लॉस ना हो, मेरी बात क्लियर हुई है? लॉस तो होगा, क्योंकि अगर आप चल भी रहे ना खाना खा के तो भी आपकी बॉडी से एनर्जी रिलीज हो रही है, तो प्रॉपर्टी वो नहीं होंगी। लेकिन हमें पढ़ना है साइक्लिक प्रॉपर्टी है तो जीरो होगी, यानी कि साइक्लिक प्रॉपर्टी जीरो, जो भी प्रॉपर्टी होगी, जितनी भी प्रॉपर्टी होंगी सबकी सब क्या होंगी? जीरो होंगी। चलिए यहां तक किसी को दिक्कत? नोट करिए जरा। और ये सब किस में हो रही है? क्लोज पाथ में हो रही है। चलिए नेक्स्ट है रिवर्सेबल साइकिल। रिवर्सेबल साइकिल को हम नो लॉस भी बोल सकते हैं, नो लॉस। ठीक है, लिखा है सिस्टम पास थ्रू द कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ इक्वल वेरियम प्रोसेस, मतलब मेरा जो सिस्टम है वो यहां से इक्वल वेरियम कंटिन्यूअस सीरीज में जा रहा है और इक्वल वेरियम में जा रहा है, सिस्टम और सराउंडिंग के साथ कोई लॉस नहीं हो रहा है, नो लॉस। या नो फ्रैक्शन लिख सकते हो, नो फ्रैक्शन, नो फ्रैक्शन, तो वो कहलाएगा रिवर्सेबल प्रोसेस। तो सिस्टम पास थ्रू द कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ इक्वल वेरियम प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सिस्टम रिस्टोर अपोजिट डायरेक्शन इन सेम। अब ये सिस्टम क्या हो रहा है? ये यहां से तो आया और वापस बाद में उसी पाथ पर इनिशियल स्टेज में रिस्टोर होगा। जैसे मान लीजिए फॉर द एग्जांपल कि अगर आपकी मोबाइल की बैटरी जब डाउन हो जाती है तो आप क्या करते हो? मोबाइल से उसमें से निकाला, ठीक है, तो कुछ मिनट के बाद फिर आपने लगा दी, तो वो क्या होता है? सिस्टम रिस्टोर हो जाता है। या फिर आप एग्जाम्पल ले सकते हो स्प्रिंग का, आपने स्प्रिंग दबाया फिर छोड़ा, वो अपनी इनिशियल कंडीशन में आ गया, तो वो क्या हो जाता है? वो रिस्टोर हो जाता है। तो वो क्या है? रिवर्सेबल। लेकिन लॉस हैं, लॉस होंगे, लेकिन
बहुत समय के बाद, ठीक है। नेक्स्ट है सिस्टम एंड सराउंडिंग आर रिटर्न टू ओरिजिनल स्टेट, मतलब ना तो सिस्टम के बीच कोई दिक्कत हुई ना सराउंडिंग के बीच कोई दिक्कत हुई, दोनों क्या है इक्विलिब्रियम कंडीशन में हैं। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वर्क डन ड्यूरिंग द रिवर्सेबल प्रोसेस इज रिप्रेजेंट बाय एरिया अंडर द कर्व द प्रोसेस लाइन। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये सारे के सारे पॉइंट्स स्टार बना लीजिए, ठीक है, जितने बना सकते हैं, और ये इतने इंपॉर्टेंट है हद से ज्यादा। देखिए मैं बात कर रहा हूं रिवर्सेबल साइकिल की, अगर रिवर्सेबल साइकिल में मैंने ये कुछ ऐसे प्रोसेस बार बार ले रहा हूं, अगर मैं इसको डॉटेड डॉटेड यहां मिला दूं तो ये क्या बन गया, और इसको ऐसे मिला दूं तो एक ट्राइंगल बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। तो ट्राइंगल का फॉर्म एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट और b इंटू एच, ये LBH कर लो, LB, ठीक है, b इंटू एच। तो इन दोनों को जब जोड़ोगे तो वो वर्डन निकल आएगा। देखिए ध्यान रखिए बेटा, जब वर्डन आएगा वो हमेशा रिवर्सेबल प्रोसेस में आएगा, रिवर्सेबल में कभी नहीं आता है, क्योंकि हमेशा नो लॉस की बात करते हैं। तो जो भी एरिया होगा वो वर्डन के बराबर होगा, या चाहे लिख सकते हो एरिया इज इक्वल टू वर्क डन, एरिया इज इक्वल टू वर्क डन, या लिख सकते हो एरिया कवर्ड बाय द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन। जितना एरिया कवर हुआ उतना वो वर्क डन कहलाएगा। दूसरा पॉइंट नेक्स्ट है नो वेस्टेज ऑफ एनर्जी गिव द मैक्सिमम एफिशिएंसी। भाई आपकी जो वेस्टेज है वो क्या है, बिल्कुल जीरो। मतलब अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और जब बिजनेस स्टार्ट किया उसमें आपने 100 रुपए लगाए, ठीक है, बाद में आपको 100 रुपए मिल गए, तो आपका क्या हुआ, नो वेस्टेज, तो आपकी एफिशिएंसी क्या होगी, 100% होगी। तीसरा है नो रियल प्रोसेस इज ट्रूली रिवर्सेबल। ये क्या है, रियल नहीं है बिल्कुल, ठीक है, ये क्या है, रियल नहीं है बिल्कुल, ये ट्रूली रिवर्सेबल है, हाइपोथेटिकल है। रिवर्सेबल प्रोसेस गिव द मिनिमम वर्क एंड प्रोड्यूस मैक्सिमम वर्क। अब देखो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे काम आएगा, देखो मैं यहां समझा रहा हूं, ठीक है। हमने क्या किया, इनिश पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, यहां से गए यहां से वापस आए, हमने क्या किया, मिनिमम वर्क दिया, W मिनिमम दिया, W मिनिमम दिया और W मैक्सिमम दिया। ये ध्यान रखना बेटा, बाद में बहुत दिक्कत होगी क्योंकि इस पॉइंट का बहुत लेना देना है। हमने किसी सिस्टम को मिनिमम दिया और हमें मैक्सिमम वर्क मिला, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। जब आप बिजनेस में मैक्सिमम लगाते हो तो आपको मिनिमम मिलता है, हम बोल रहे हैं हम मिनिमम लगा रहे हैं तो मैक्सिमम, ऐसा कभी पॉसिबल है ही नहीं रियल लाइफ में, इज द हाइपोथेटिकल, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे हमने स्प्रिंग कहा, फ्यूजन ऑफ आइस इन रिवर्सेबल, ठीक है, वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, ये सब क्या है, रिवर्सेबल प्रोसेस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक का मतलब ऑलमोस्ट रेस्ट, सब कुछ कैसा है, रेस्ट है, जिसको क्वासी इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं, या हमने अभी पढ़ा रिवर्सेबल भी बोलते हैं, या कह सकते हो रिवर्सेबल का दूसरा नाम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस या क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस है, जो कि क्या करता है, इनफाइनाइट स्लोनेस की बात करता है। जो भी प्रोसेस है बहुत स्लो होगा, मतलब अगर आप चाय बनाने रखे हो तो इनफाइनाइट टाइम बाद आपकी चाय बनेगी, ठीक है, तब तक आप निकल भी लोगे, ठीक है। तो इनफाइनाइट स्लोनेस कैरेक्टर्स फीचर्स, ठीक है, तो ये क्वासी स्टैटिक का बात कहता है। लेकिन क्वासी स्टैटिक में कभी होता नहीं है, सब कैसा है, रिवर्सेबल प्रोसेस में ही है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल का मतलब लॉस। अब लॉस किसका, हीट का, हीट लॉस, ठीक है। सिस्टम पास थ्रू द सीक्वेंस एंड नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट कैन नॉट बैक टू अपोजिट डायरेक्शन। ये कभी वापस नहीं आएगा। मतलब मैंने कहा कि पहले पॉइंट में कहा कि सिस्टम रीस्टोर हो रहा था, लेकिन सिस्टम आया तो, लेकिन वापस ऐसे चला गया, ऐसे चला गया, ऐसे चला गया, ऐसा कोई गारंटी नहीं है वो जाएगा कैसे, लेकिन जाएगा। अब जब यहां पर जब ये रिटर्न होगा नहीं, क्लोज सिस्टम बनेगा नहीं, तो इसमें वर्डन फाइंड नहीं होगा। कभी भी इरिवर्सिबल में वर्डन फाइंड नहीं होता है, हमेशा रिवर्सेबल में ही वर्डन फाइंड होता है। इतनी बात क्लियर हुई। नेक्स्ट है फ्रैक्शन या विस्कस फोर्स या कोलाइजन कन्वर्ट हाई ग्रेड एनर्जी इनटू लो ग्रेड एनर्जी। हाई ग्रेड को हमने बोला वर्डन और लो ग्रेड को बोला हमने हीट। हेंस केस रिवर्सिबिलिटी, वर्क डन अगेंस्ट द फ्रैक्शन। अगर देखो बेटा, मान लीजिए फॉर द एग्जांपल कि मैं यहां बात कर रहा हूं, बर्फ के गोले तो सबने खाए होंगे, ठीक है। अब आप इस
कोई स्टैंड देखा ना आपने बर्फ का, ये आइस का आइस है और ये स्टैंड है। जब आप इस पर क्या रहे, आप इस पर ऐसे रख के घिस रहे हो तो बर्फ आपकी क्या हो रही है, कंटिन्यू खत्म हो रही है। तो क्या लग रहा है, इन दोनों के बीच क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है। अब फ्रिक्शन की वजह से क्या हो रही है, हीट जनरेट हो रही है, हीट बढ़ रही है। ठीक है, हीट बढ़ने से क्या हो रहा है, आपकी जो आइस है उसका लॉस हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हीट ट्रांसफर प्रो टेम्परेचर डिफरेंस। जो हीट ट्रांसफर, भाई जाहिर सी बात है, जब अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा तो हीट ट्रांसफर नहीं होगी। हीट ट्रांसफर करने के लिए टेम्परेचर डिफरेंस होना बहुत जरूरी है। इतनी बात क्लियर हुई सबको, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलो। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, हीट या पाथ फंक्शन या स्केलर क्वांटिटी। हीट क्या है, एक पाथ फंक्शन है या स्केलर क्वांटिटी है। हीट एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ द प्रेजेंट डिफरेंस नोन एज हीट कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। हीट ट्रांसफर अगर सिस्टम के अंदर, मैंने उस दिन बोला था अगर सिस्टम के अंदर है तो इंटरनल एनर्जी कहलाएगी, अक्रॉस द बाउंड्री जा रही है तो या तो वो हीट कहलाएगी या वर्क कहलाएगी। तो अभी हम हीट पढ़ रहे हैं तो हीट की बात करते हैं। ठीक है, डिफरेंस नोन एज हीट। अब हीट तीन तरीके से, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ठीक है, कंडक्शन का मतलब होता है कि दो बॉडी आपस में कांटेक्ट हैं लेकिन कैसी हैं, सॉलिड हैं, तब इनमें ट्रांसफर होगा हीट का। कन्वेक्शन का मतलब दो बॉडी दूर दूर रखी हैं, इनके बीच या तो एयर होगी या फिर कोई फ्लूइड भरा होगा तो इसमें से हीट ट्रांसफर होगी वन बॉडी टू अनदर बॉडी। और यहां पर रेडिएशन का मतलब सूरज से जो रेडिएशन आ रहा है उससे हम हीट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका रेडिएशन का है। नेक्स्ट है हीट एब्जॉर्ब रिलीज डिपेंड ऑन द मटेरियल। अब भैया ये तो मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करेगा, मटेरियल की प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड करेगा कि कोई मटेरियल ज्यादा एनर्जी गेन करता है, कोई कम करता है। जैसे अगर हम बात करें आयरन की और कॉपर की, तो कॉपर एनर्जी गेन कम करता है, रिलीज ज्यादा करता है। ठीक है, बात करेंगे एचएमटी में हम आगे। ठीक है, लेकिन आयरन ज्यादा स्टोर करता है एनर्जी को। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा मटेरियल के ऊपर। फॉर्मूला क्या है, न्यूटन इंटू मीटर या जूल या कैलोरी। ठीक है, न्यूटन का डायमेंशन निकालना चाहें MLT-2। ठीक है, और ये L, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, ML²T-2। यहां तक नोट करिए जरा, किसी को दिक्कत है तो बोलिए, कोई पॉइंट ऐसा हो जो समझ में ना आ रहा हो। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं। थर्मल एनर्जी इज मैटर इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। भैया बात एक ही तो है ना, थर्मल एनर्जी किसकी फॉर्म है, एनर्जी की तो फॉर्म है। ट्रांसलेशन एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, इट्स एटॉमिक और मॉलिक्यूल्स। अब भाई जब मॉलिक्यूल्स है तो एनर्जी कैसे स्टोर करेगा। ठीक है, या तो वो रोटेशनल के फॉर्म में करेगा, वाइब्रेशन के फॉर्म में करेगा, या फिर ट्रांसलेशन के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करेगा। ये थर्मोडायनेमिक्स कभी नहीं बताती है, हमेशा एनर्जी स्टोर कर रहा है, लेकिन किस फॉर्म में कर रहा है ये हमें नहीं पता। एनर्जी स्टोर कर रहा है क्योंकि हमने कॉमन नेम इसीलिए दिया है इंटरनल एनर्जी, वरना हम कोई और नाम दे सकते थे। आपने पढ़ा होगा कि इंटरनल एनर्जी सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्लस वाइब्रेशन एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी होती है, लेकिन किस फॉर्म में कर रहा है, मॉलिक्यूल्स या एटम, हमें नहीं पता। ठीक है, तो पहला बात करते हैं इन सॉलिड द थर्मल एनर्जी इज प्रेजेंट द वाइब्रेशन एनर्जी ऑफ, किस फॉर्म में कर रहा है, वाइब्रेशन, वाइब्रेटरी। ठीक है, लिक्विड में कैसे कर रहा है, ट्रांसलेटरी। ठीक है, गैस में कैसे कर रहा है, द थर्मल एनर्जी इज प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रैंडम ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्योंकि मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, किसी पाथ में ऐसे रैंडम भागना शुरू करेंगे क्योंकि हम उनके पास टेम्परेचर है। नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट बट आल्सो एंड पाथ। भाई जाहिर सी बात है कि हीट जो है वो पाथ फंक्शन है, पॉइंट फंक्शन नहीं है। तो जो पॉइंट फंक्शन नहीं है तो वो इनिशियल फाइनल पॉइंट पर डिपेंड नहीं करेगी, ये हमेशा डिपेंड करेगी आपका रास्ता कैसा है। अब रास्ते की बात करें, मान लीजिए मेरे पास ये पेन है, आयरन का पेन है, मैंने इसको यहाँ गर्म करना शुरू किया, हल्के 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 हल्के, बाद में यहाँ तक हीट हो जाएगा, तो मतलब एक पाथ फॉलो हुआ। ठीक है, तो वो हीट जो है वो पाथ को फॉलो करती है। ठीक है, और टेम्परेचर एक पॉइंट को फॉलो करता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई, यहां तक किसी को दिक्कत। चलिए बात करते हैं स्पेसिफिक हीट। Specific heat is amount of heat required to rise the temperature of 1 degree Celsius, 1 degree Celsius of unity mass of substance। ठीक है, अब देखिए
कैसे कहा कि मेरे पास मैंने हीट देना शुरू की, मतलब डेल्टा क्यू मैंने हीट दिया किसी सिस्टम के लिए, यहां पर मास कितना है 1 है। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर मेरा पहले क्या था 20 था, T1, T2 कितना हो गया 21 हो गया। ठीक है, यानी कि 1 ग्राम को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, एम सी डेल्टा टी। तो ये मेरा फॉर्मूला बन के आएगा। ठीक है, अगर मैं सी की बात करूं तो डेल्टा क्यू डिवाइड बाई एम डेल्टा टी, ये किस में हो जाएगा जूल में, एनर्जी किस में होती है जूल में, ये किस में होता है केजी में, और या तो डिग्री सेल्सियस में होगा या केल्विन में होगा। तो या तो ऐसे लिख सकते हो जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, यहां तक नोट करिए, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए, किसी को बेटा दिक्कत हो तो बोलते रहिएगा। ठीक है यहां तक किसी को पॉइंट ना समझ में आया हो। ठीक है, अब देखिए हमने लिखा, ये लिखा हुआ है, हमने बोला m इंटू सी, ये m इंटू सी, इसको बोलते हैं थर्मल कैपेसिटी। थर्मल कैपेसिटी या बोलते हैं वाटर इक्विवेलेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं थर्मल कैपेसिटी या वाटर इक्विवेलेंट। इतनी बात क्लियर हुई? यहां तक किसी को दिक्कत, किसी को कुछ समझ में ना आ रहा तो बोलिए। ठीक है, तो ये मेरा पॉइंट्स हो गया, ये इसकी यूनिट्स हो गई। यहां तक किसी को दिक्कत? और हमेशा जब पूछेगा तो इनकी वैल्यू पूछता है। ठीक है, जैसे वैल्यू होती है कि थर्मल कैपेसिटी या फिर वाटर इक्विवेलेंट 4.186। ठीक है, यहां पर वैल्यू डिपेंड करती है हर चीज की अलग अलग, क्योंकि हमारे पास मटेरियल भी अलग अलग होगा और चीजें भी अलग अलग होंगी। चलिए इसके आगे बात करते हैं। पहला पॉइंट है हीट लीस्ट ऑफ एयर, स्पेसिफिक हीट जो है सबसे कम किसकी होगी, एयर की होगी। दूसरा है इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, फर्स्ट डिक्रीज टू मिनिमम एंड देन इंक्रीज टेम्परेचर। इसका मतलब है कि जैसे मैं बात करता हूं फॉर द एग्जांपल, तो डेंसिटी मेरी जो वाटर की है वो 1000 केजी है। ठीक है, 1000। अब 1000 केजी पर मीटर क्यूब है, ये वैल्यू ली गई है 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो पहले 4 डिग्री सेल्सियस का मतलब है जब मैं पानी नल से भरूंगा तो पहले मेरे वाटर क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे। फिर 4 डिग्री सेल्सियस पर मिनिमम वॉल्यूम गेन करेंगे, मिनिमम वॉल्यूम गेन करेंगे। उसके बाद ये वैल्यू उसके ऊपर जाएगी 4 डिग्री से, तो ये क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा। मिनिमम वॉल्यूम और उसके बाद ये क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा। ठीक है, पानी एक ऐसा प्रवाद है, जब पानी आप भरते हो गर्म करते हो पहले वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद 4 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है, फिर 4 डिग्री सेल्सियस बाद मतलब मिनिमम वॉल्यूम होगा उस पर, उसके बाद वो एक्सपेंड करता है। तो ये मतलब उसका ये है, और बहुत बार आया एसएससी में ये टॉपिक, ये वाला पॉइंट। उसका था सॉलिड एंड लिक्विड। अगर मेरे पास सॉलिड है तो डू नॉट चेंज वॉल्यूम और ऑन हीटिंग। तो जब मैं गर्म करूंगा सॉलिड और लिक्विड को तो मेरा वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, डू नॉट डिपेंड अपॉन द प्रोसेस। अब यहां प्रोसेस का मतलब है कि या तो वो प्रोसेस का मतलब है कि मेरी वैल्यू चेंज नहीं होगी, मतलब सीपी सीवी। ठीक है, या यहां जैसे हमने देखा जैसे सी लिखा था, अगर मेरा कांस्टेंट वॉल्यूम है तो उसको सीवी लिखेंगे, अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो उसको सीपी लिखेंगे। इतनी बात क्लियर हुई? अगर मेरा कांस्टेंट वॉल्यूम है तो सीवी लिखेंगे, कांस्टेंट प्रेशर है तो सीपी लिखेंगे। तो यहां पर वही बात कर रहा है,
तो डू नॉट, सॉलिड एंड लिक्विड डू नॉट चेंज वॉल्यूम ऑन हीटिंग और डू नॉट डिपेंड ऑन प्रोसेस। किस प्रोसेस पे हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, हमें नहीं पता, इसलिए कि उसकी स्पेसिफिक हीट क्या होगी, वो हीट वन स्पेसिफिक हीट। इसलिए ध्यान रखना, बहुत बार पूछा गया है, सॉलिड और लिक्विड की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो वन होती है, एंड गैस हैज स्पेसिफिक हीट, इसकी स्पेसिफिक हीट होती है दो। ठीक है, दोनों सीपी और सीवी दोनों होगा, और यहां पर सॉलिड लिक्विड में या तो ये होगा या तो ये होगा, तो एक ही स्पेसिफिक हीट होगी। लेकिन अगर गैस की बात करें तो सीपी भी होगा, सीवी भी होगा। वैसे एग्जांपल सिलेंडर, तो सिलेंडर में 14 लीटर गैस आ रही है, ठीक है, तो वॉल्यूम उसमें कुछ ना कुछ प्रेशर है, तो दोनों पे काम कर रहा है, मतलब गैस दोनों पे काम करती है, सीपी और सीवी दोनों पे काम करती है। इसीलिए स्पेसिफिक हीट जो है गैस की वो कितनी होगी, वो दो होगी। स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस रिमेन कांस्टेंट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर्स बाय रेनॉल्ड लॉ। साइंटिस्ट है रेनॉल्ड लॉ, उन्होंने कहा था स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट ऑल टेम्परेचर और प्रेशर, मतलब प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होंगे तो मेरी स्पेसिफिक हीट क्या होगी, वो कांस्टेंट होगी। किसके द्वारा, रेनॉल्ड लॉ के द्वारा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब हम बात करते हैं, दो चीजें हमें ध्यान रखनी इस टॉपिक में स्पेसिफिक, एक तो लिक्विड की बात करने हैं। पहला है वाटर 4.186 किलोजूल पर केजी केल्विन, और आइस की जो वैल्यू है 2.110 किलोजूल पर केजी केल्विन, स्टीम की है 2.0 किलोजूल पर केजी केल्विन। ठीक है, और गैस में जो सबसे कम है वो एयर की है, जो हमने बोला सबसे पॉइंट पहले वो एयर की है। तो ये वैल्यू आपको याद रखिए, क्योंकि हम इनका कंपैरिजन बहुत पूछा जाता है। अगर कभी ये वैल्यू कैलोरी में आ जाए तो जैसे 1 कैलोरी इक्वल टू 4.186, ठीक है, या 7 लिखा तो 7 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जब इससे डिवाइड करोगे 4.187, मतलब केजी में है लेकिन कैलोरी में पूछना है, तो 4.186, तो ये लगभग 1 आ जाती है। तो ये क्या हो जाएगी कैलोरी में, किलोजूल कैलोरी केल्विन, तो ये क्या हो जाएगी 1। ऐसे इन सबको डिवाइड कर दोगे तो जो वैल्यू कभी कभी पूछ लेते हैं एसएससी कैलोरी में, तो डिवाइड कर दोगे तो एक कैलोरी में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत? चलिए टॉपिक यहां तक रखते हैं, बाकी कल नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे। ठीक है, और जो भी बच्चे एसएससी के हैं, गेट के हैं, जो भी देख रहे हैं, हमारे चैनल को लाइक करिए ताकि हमें इससे थोड़ा सा आगे जानने में दिक्कत नहीं होगी। और जो भी बच्चे देख रहे हैं, ठीक है, अपने पुराने स्टूडेंट के लिए, पुराने दोस्तों के लिए, आपके जूनियर सीनियर सभी के लिए प्रमोट करिए, ताकि आपको यहाँ फुल वीडियो लेक्चर्स हैं। ठीक है, इतने में सबका भला हो जाना है, चाहे वो गेट का हो, चाहे वो ईएस का हो, चाहे वो एसएससी का हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।